हाँ, अपन लोगों को अभी तक हमने वेक्टर में क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक टाइप्स पढ़ ली, ठीक है। टाइप्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, एक तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और नल वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर इज, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर का समझ बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है, और फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है, ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब कुछ बता चुका हूँ मैं। ए बी वेक्टर इजल टू माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। चलो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें आज का टॉपिक लिखें, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब इस चीज को समझो पहले कि एलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्या चीज है। देखो जैसे अपन लोग प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे वेक्टर्स के अंदर अगर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसके अंदर ये सब चीजें ऑपरेशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इस वेक्टर वाली क्वांटिटीज को हम नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे 3 इंटू 2 करते हैं 6 आता है, ठीक है। ऐसे ही 3i इंटू 2j कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसको सबसे पहले ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं एक पॉइंट ए पे था, ठीक है, मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे गया और मैं चला मान लो 3i कैप, आई कैप का मतलब समझ में आता है, एक्स एक्सिस पे मैं 3 यूनिट या ऐसे मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस में 3 मीटर चल गया, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा, मेरा मूड चेंज हुआ, मैं वापस आ गया, मैं इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये मैं यहां से वापस चल पड़ा सी पॉइंट पे 4i कैप, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1 i कैप, ठीक है। यहां पे तूने क्या किया, सिंपल एडिशन, यहाँ पे तूने क्या किया, सिंपल एडिशन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक सिनेरियो और ले ले कि मैं ऐसे गया पहले ए से बी, फिर बी से सी गया, मैंने दो बारी में दिया इसको, इसमें भी मैंने 3i 4i ऐसे डाल दिया, ठीक। तो मैं कितना चल गया टोटल, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 7i कैप, कोई दिक्कत। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1i, माइनस में मतलब नेगेटिव साइड में मैं चल गया, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैं पीछे चला गया 1 यूनिट या 1 मीटर, वट जो भी हमने यूनिट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, है ना। लेकिन अब एक ऐसा सिनेरियो देख कि मैं ए पॉइंट पे था, मैं पहले बी पे गया, लेट से 3i, उसके बाद मैं ऐसे चला गया इस डायरेक्शन में जो कि आई जे की डायरेक्शन है, ठीक है। और मान ले मैं 4i एंड 3j टाइप्स में कुछ ऐसा चला गया, क्योंकि मैं 2 डायमेंशन में जा रहा हूं, तो मेरे पास एक्स एक्सिस के भी कंपोनेंट और वाई एक्सिस के भी कंपोनेंट है। क्या अब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मल होगा क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, नहीं। इसको ऐड करने का अब क्या आ गया, एक स्पेशल तरीका हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेशल तरीका। उससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट समझो जो कि आगे हम यूज भी करेंगे, कि जब भी कोई दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ पे देख डायरेक्शन क्या है इनकी, एक ही है, मतलब इसमें, मतलब जैसे अलोंग आई है नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन है सारे आई के अंदर, तो इनको तो नॉर्मली ऐड कर पा रहा है देख, ठीक है। लेकिन जब भी वेक्टर्स जो है आई और दूसरे उसमें चले गए, जैसे मान लो ये तो आई में था और ये आई और जे में चला गया, तो इसको हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे, जब भी वेक्टर जो है सारे सेम हो तो उनको तो नॉर्मली ऐड कर पाएगा। जैसे अगर मान लो दो वेक्टर जे डायरेक्शन में है, ठीक है, दो वेक्टर मान लो जे डायरेक्शन में, सिंपली ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 3j। ये कहां पे काम आएगा, जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ना, ये वहां पे काम आएगा ये चीजें, ठीक है। तो दिमाग में कहीं कॉर्नर में बिठा लेना कि जब भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सिंपली ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और इसी के ऊपर फिर हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बनेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए एलजेब्रा में सबसे पहले पढ़े एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लिखें एडिशन ऑफ वेक्टर्स,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें दो रूल पड़े जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला रूल लिख लें, सबसे पहला लिखें पैरेललोग्राम रूल। सबसे पहला लिखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला लिखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो आप समझें इसको कहना क्या चाहता है, इसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें होंगी। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स को अगर मैं किसी भी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के साथ दिखा सकता हूं। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं उसको किसी पैरेललोग्राम के दो साइड के साथ मैंने उसको दिखाया, देन द डायगोनल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, क्योंकि यहां पे देखो दो डायगोनल हो सकते हैं, पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल हो सकते हैं, दो। देन द डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट, देन द डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। अब यहां पे तुम्हारे पास एक नई चीज आई, रिजल्टेंट। व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट है क्या चीज? रिजल्टेंट को हम बोलते हैं, जैसे हम इसको आर से अगर लिखें, वैसे किसी भी वर्ड से लिख सकते हैं, तो जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे आर लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर का जो सम है ना, वो मेरा रिजल्टेंट है। उन दोनों वेक्टर का सम क्या है? मेरा रिजल्टेंट। मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा ये रिजल्टेंट है आर। दिस रिजल्टेंट आर इज व्हाट? दोनों वेक्टर का सम क्या होगा? मेरा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जब मैंने बोला रिजल्टेंट देगा ये डायगोनल, तो बेसिकली ये क्या देगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये कहां से आया, कैसे आ गया, अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर से मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक, मान लेते हैं इनिशियली इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो ये डायगोनल जो है, इसकी रिजल्ट, ये डायगोनल क्या दे रहा है? रिजल्टेंट दे रहा है, विच इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में देखो, अगर ये ए वेक्टर तो फिर ये भी ए वेक्टर, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल। तो अगर ये वेक्टर तो ये भी ए। ठीक है, दोनों इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि उसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर। सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर। अब एक्चुअली में मैं निकालने क्या जा रहा हूं, मैं निकालना चाहता हूं कि ये जो आर है ना, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल पाऊं। इस आर का क्या निकाल पाऊं? मैग्नीट्यूड। मतलब मेरे, हाँ, आर एक डायगोनल है, ठीक है, इसका मेरे को क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, और इसकी डायरेक्शन भी मैं अलग से निकाल लूंगा। ठीक है, ये मेरा अल्टीमेट एम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे हैं, इसको ध्यान दो, पहले एक बार देख लो फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले यहां से क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, ये यहां से मैच हो गया। ठीक है, अब मुझे बता, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल थीटा, इस ट्रायंगल को नाम ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई, ऐसे नाम दे लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इस आर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ए सी ई के अंदर देखो, क्या ये 90 डिग्री है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई सी में, ठीक है, दिस इज ए, कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट अगर ट्रायंगल है तो बेसिकली ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते, देखो, व्हाट इज ए सी? ए सी तो मेरा आर ही है, ए सी क्या है मेरा? आर, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे लगा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। व्हाट इज ए ई? अब देखो ए ई, देखो ए ई जो है मेरा ए है प्लस दिस। अब ये कैसे निकालूं मैं? देखो अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल कौन सी? ये वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल सी बी ई या ए बी सी ले लो, व्हाटएवर जो भी लेना, सी बी ई ले लिया मैंने। अगर ये बी है तो ये लेंथ कितनी होगी? देखो ये बनेगा
बेस, ये बनेगा हाइपोटेनियस और ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इज व्हाट, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इज व्हाट, कॉस थीटा। और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड रख दिया क्योंकि मेरे को इसकी लेंथ से मतलब है, ठीक है। तो बी ई आ कैसे क्या गया, दैट इज बी कॉस थीटा। तो मेरे पास ए ई की वैल्यू क्या आ गई, ए इज व्हाट, ए बी प्लस बी ई, ठीक है, ए ई प्लस बी ई। सिमिलरली ईसी, ईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से देखो, ईसी की वैल्यू क्या है, ईसी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज व्हाट, फिर से बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ईसी की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे होगी, मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, देखो आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी क्या है मेरा, ए वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो ए मैग्नीट्यूड प्लस ये क्या था, बी ई क्या आया था, बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाँ क्या कह रहे हैं, बीच में स्क्वायर नहीं है, कौन सा स्क्वायर नहीं है, ये वाला ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे देखो, फर्दर देखो, आगे बढ़ाते हैं, अब आसान हो गया। देखो आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में चल रहा है, कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये क्या बन गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज व्हाट अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। समझ में आ गया। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर मान लो तेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट तेरे को निकालना है, तो क्या करेगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। दिस इज वन फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक। अब उसके बाद देखो, अगर मान लो मेरे को, देखो ये जो r है, रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, मैंने दो वेक्टर को ऐड किया तो एक वेक्टर ही तो मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी साथ साथ होनी चाहिए, वी शुड नो द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, मान लेते हैं अगर मेरे को डायरेक्शन किसी एक रेफरेंस से निकलेगी ना, कि मान लो मेरे को ये देख रहे हैं कि मेरा ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा कहाँ से है, यहां से हो सकता है, या फिर मैं यहां से भी मेजर कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में मेजर कर लूं या फिर इस डायरेक्शन में। सो देयर इज ऑलवेज ए रेफरेंस, या तो ये रेफरेंस है या फिर ये रेफरेंस है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक रेफरेंस होना चाहिए। मान लेते हैं रेफरेंस हमारा ये है बीटा, ठीक है। बीटा मेरा क्या है, एंगल, और मैंने रेफरेंस क्या लिया है, वेक्टर ए, वेक्टर ए इज माय रेफरेंस। अब मेरे को क्या निकालना, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल, मैं क्या करूं, tan बीटा लगा दूं। tan बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कौन सी ट्राइंगल से आ रहा है, फ्रॉम, फिर से फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी के अंदर, ए ई सी के अंदर, ये वाली ट्राइंगल के अंदर मेरा tan बीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब सीई अपॉन में एई। और अभी सीई की वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा अपॉन में ये क्या आई थी, ये दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, तो दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर मेरे को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है तो उसके रिजल्टेंट का एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस तरीके से निकाल सकता हूं। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। कैसे है, देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, पहली चीज जो तेरे को याद रखनी है। एंगल तेरे को कौन सा नॉन है, थीटा। थीटा जो तेरे को पता है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तेरे को पता है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो है ही है।
साथ में जो तेरे को, जो तूने रेफरेंस लिया है ना, जो तूने क्या लिया है, रेफरेंस, रेफरेंस हमेशा नीचे और बाकी बचा हुआ इस तरीके से याद कर सकता है। ठीक है, ऊपर साइन नीचे कॉस। ठीक है, जिसके साथ रेफरेंस लेना वो अकेला, बाकी जो दूसरा वेक्टर है वो साइन कॉस के साथ लग गया बस। ठीक है, इस तरीके से यू कैन चेक। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालनी है आगे। डायरेक्शन कैसे निकालना है, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, देखो इरेज कर दूं। ठीक है, आगे लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे लिखे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉ है, एक तो पैरेललोग्राम लॉ है और दूसरा क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आगे लिखे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो अभी इस पर्टिकुलर केस में ना, इस वाले केस में क्या था कि दोनों जो वेक्टर थे ना वो डाइवर्जेंट थे और तब तुम इनका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। ठीक है, अगर मान लो ये डाइवर्जेंट केस ना बना रहे हो, ठीक है, ये किस तरह का केस हो, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से केस बन रहा है। तो ऐसे केसेस में ये वाला लॉ लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसका इजीएस्ट वे क्या निकाला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वो ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्राइंगल के दो साइड है टेकन इन ऑर्डर, दो साइड है टेकन इन ऑर्डर, जैसे मैंने ये साइड ले ली, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मान लो ये दो साइड है टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, इनकी डायरेक्शन देखो सेम है, ए ऐसे ऐसे, एक ही डायरेक्शन में चली गई आगे। ठीक है, ऐसे गई फिर ऐसे चली गई, ऐसे नहीं है कि ये इधर जा रही है और ये उल्टी आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक, देन द थर्ड साइड, then the third side in opposite order, then the third side in opposite order will give you the resultant, will give you the resultant। अब जैसे कि ये a वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है b, तो ये क्या है रिजल्टेंट और रिजल्टेंट क्या है a प्लस b। यहाँ पे ध्यान रखें ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन है ये। वही है, अभी बता रहा हूं ना कैसे आया। ठीक है, लेकिन दे, ये लॉ कहता है ये देगा ऐसे। ठीक है, आया कहां से भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे देगा। ठीक, अब इसको प्रूव करना है कि कैसे देगा। तो जैसे अभी हमने पर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, इसमें देखो अगर मैं इसका यहाँ पे एक पैरेलल वो बना दूं वेक्टर, तो वो सेम बनेगा। इसको ऐसे जोड़ दें तो बेसिकली ये क्या है, ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर। देखो वापस से पैरेललोग्राम लॉ आ गया है। बता रहा हूँ इसकी अभी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए रेज कर देता हूँ, इसका प्रूफ तो तुम कर सकते हो, कराने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आगे बढ़ाते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। डायरेक्टली मैंने ट्राइंगल लॉ देखा कि अच्छा ये ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। अब इसको ध्यान से देख, अगर मेरे को इसका नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर। इसको मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी वेक्टर। मेरा रिजल्टेंट क्या है, ए सी वेक्टर। सोच, जब भी मैं ए बी और बी सी को ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, देख ये बी कैंसिल हो रहा है और मेरे को क्या मिला, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ए सी वेक्टर। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट लिख सकता हूँ इससे। ऐसे ही अगर मान लो उधर वो ये बोल दे कि ओ एम वेक्टर एंड एम एन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा अगर इसको ऐड करो, ओ एन वेक्टर, बिना सोचे समझे लिख सकता है। तो बिना सोचे समझे क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इससे निकल के आती है वो ये समझो, पहले ये लिख लो, अभी तक जो समझाया वो लिख लो फिलहाल के लिए। ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, if two vectors can be represented by, if two vectors can be represented by two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in order,
taken in order, then the third side in opposite order will give you resultant. ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई वो क्या आई कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है। जब भी हम दो वेक्टर को प्लस करते हैं तो बीच वाला जो अल्फाबेट है वो खत्म हो जाता है और एक्सट्रीम वाले रह जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये अभी तक हमने देखो तीन चीजें देखी है। एक तो हमने देखा है R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, A मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एक हमने देखा tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। और एक ये देख लिया कि अगर हमारे पास AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हमें मिलता है। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर का सम करें तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स में रिजल्टेंट मिलता है। दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव गॉट टिल नाउ। अब देखो थोड़ा सा इनको और आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीजें करके हम इनके ऊपर थोड़ा और ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार करके लिखना, हर एक पॉइंट को स्टार करके लिखना। ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज। नंबर 1 लिखें। नंबर 1 सोचो, अगर मेरे दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लिखें इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे कि यहां पे मेरे दो वेक्टर हैं, वेक्टर A वेक्टर B, इनका मैग्नीट्यूड क्या कर दूं मैं, सेम कर दूं। लेट्स से P, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, सेम। देख रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखो अंडर रूट में ये A की जगह आ जाएगा P, फिर P स्क्वायर, फिर cos थीटा। अब यहां पे देखो ऐड कर दो इसको, ये क्या बन गया 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। अब यहां पे देखो क्या हो गया, ये 2P स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया √2P अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा। अब देखो ये हो गया √2P, इसको क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका अंडर रूट 2 और ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाहर आ गया, तो क्या हो गया ये 2P cos थीटा बाय 2। दिस वी कैन डायरेक्टली राइट if the two vectors have the same magnitude। ठीक है, this is observation number 1। ये 1 plus cos theta में चेंज कैसे करेंगे? ये तुम ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन पढ़ना। सेकंड पॉइंट लिखें, अगर देखो अगर मैं इसको फिर से ऑब्जर्व करता हूं उसी को ही, ठीक है। अब देखो cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी। What is the minimum value of cos थीटा और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो देखो ये तो मैग्नीट्यूड है और उसका स्क्वायर है, ये प्लस माइनस होता भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो चेंज हो सकता है ना वो cos थीटा की वैल्यू हो सकती है, चेंज हो सकती है। वो क्या हो सकती है, cos थीटा की वैल्यू। और उस cos थीटा की वैल्यू पे दो सिनेरियो हम बना सकते हैं। कैसे कि हमें पता है कि जो cos थीटा होता है ना वो ये होता है, ठीक है। तो या तो cos थीटा -1 हो जाए और cos थीटा 1 हो जाए, तो इसके अलग अलग रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे वो देखो। सोच के देखें कि अगर ऐसा है तो ये कौन सा केस, पहला केस -1 का, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। तो cos थीटा हट गया, माइनस इसका यहाँ पे आ गया। व्हाट इज दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर आया बाहर तो ये क्या निकला
A minus B। क्या ये सही लिखा है मैंने? गलत है। सही तो है। इसमें एक छोटा सा झोल है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? व्हाट इज दिस? समझ में आया क्यों आ रहा है वो? क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जो होता है, सॉरी, किसी की भी अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो क्या है? मॉडुलस फंक्शन। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये, तभी तो नोट लग गया। कभी होएगा ही नहीं। क्यों होगा? होता ही नहीं। डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? ये। तो दिस इज व्हाट? आर मिनिमम। दिस इज व्हाट? आर मिनिमम। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हेन कैन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू? जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? +1। तो देखो खुद से बनाओ, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे मॉड नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिख दूं? अगर मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया तो सिंपल अगर लिखा तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी, एंड दिस इज व्हाट? आर मैक्स। दिस इज व्हाट? आर मैक्स। अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो वो आइडियली क्या है? मॉडुलस फंक्शन। आइडियली क्या है वो? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो आर मैक्स आ गया ये, आर मिनिमम आ गया ये। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट की जो रेंज मिली वो क्या मिली? a माइनस बी से a प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, a माइनस बी से आर a प्लस बी। लिख लिया? लिख लो जल्दी। चलिए देखिए, तो हमें यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये। ठीक है, अब देखो इसको भी थोड़ा साइड में करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको एज ए फॉर्मूला बना लिया कि a माइनस बी आर a प्लस बी। ठीक है, अब देखो आगे थर्ड वाला देखते हैं इस तरीके से। ये वाला देखो, सबसे पहले इसने ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली तीन वेक्टर्स हैं जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। भाई ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं तभी तो हमने ऐसा लिख पाया इसको। तो इसका मतलब देख, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख दिया। अगर ऐसे लिख दिया तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन वेक्टर एक ही ऑर्डर में लगते हैं कहीं पे भी, देखो ऑर्डर सेम है, 1 2 3, ऑर्डर क्या है? सेम, तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या होता है? 0। रिजल्टेंट क्या होता है? 0। और तुम खुद अपने कॉमन सेंस से बताओ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि बॉडी मूव नहीं कर रही। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बॉडी मूव नहीं कर रही। जैसे मान लो ये पेन है, अगर यहाँ पे अगर ये मूव ना करे तो इट्स इन इक्विलिब्रियम। और ये इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? मेरा हैंड, मेरा जो हाथ है वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा जो फोर्स है इसको क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है। और अगर काउंटर कर पा रहा है, जितना वेट इसका है उतना ही मेरे को काउंटर करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ऊपर चला जाएगा, इसको घटा दूं तो नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पोजीशन पे है तो इसका मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स जो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, और मेरे हैंड से लगने वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना इस टाइम इस पे? 0। नेट फोर्स इज 0। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं जो कि ऑर्डर में है,
या फिर उनका नेट फोर्स क्या है, नेट क्या है, 0, तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो वी कैन राइट के एफ ने मतलब ऐसे लिख लो, नेट फोर्स ऐसे लिखो, नेट फोर्स इज 0, दिस एम्प्लॉइज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अब देखो इससे समझ में क्या आता है, इससे समझ में ये आता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसको उल्टा समझे, अगर कोई बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब जो भी वेक्टर सम रहा होगा वो क्या होगा, 0, वो क्या रहा होगा, 0। और अगर कोई भी वेक्टर्स का सम अगर 0 है, ठीक है, और वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑर्डर में, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते होंगे, क्या करते होंगे, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते होंगे। अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं तो फिर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। समझ रहा है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें ये रिलेशन भी ट्रू होना चाहिए। समझ में आया दोनों का मतलब क्या है? दोबारा समझ, बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 तो वेक्टर का जो सम होगा वो क्या है, 0। मतलब क्या है, वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है तो फिर वो रिजल्टेंट वाले जो कैलकुलेशंस है उनको भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है तो ये कंडीशन जो है ना वो फुलफिल करता है वो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन तेरे को समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन लिख। ये कह रहा है कि क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो, which of the sets given below may represent the magnitude of three vectors adding to 0 ऑप्शंस लिखें, ऑप्शंस लिख लें। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एंड डी ऑप्शन में बताएं। क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि क्या पूछ रहा है वो तेरे से, कि बताओ कौन से 3 फोर्सेस के कॉम्बिनेशन किसी एक सिस्टम को क्या रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक है, बाकी देखो किसी भी कॉम्बिनेशन में देख लो, ऐसा नहीं है कि पहले 2 देखें और पहले 2 का प्लस माइनस करना और तीसरे को देखना है। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, ठीक है। जैसे मान लो इसमें, अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन ये उठाऊं, कौन सा कॉम्बिनेशन उठाऊं, तो ये हो जाएगा माइनस का इधर कितना 6, और इधर क्या हो गया, उल्टा कर दिया क्या मैंने, सॉरी, दोनों का सम कितना होगा 10, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6, माइनस छोड़े ना होगा 6 होगा ना, तो 6, और क्या 6 और 10 के बीच में 4 लाई करता है, नहीं, तो ये कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता तुम्हें, कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता। ऐसा क्यों समझ पाए हम, क्योंकि हमें पता था इक्विलिब्रियम में आने के लिए अगर वो वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तभी वो ऐसा कर सकता है, और अगर ऐसा कर सकता है तो ये कंडीशन भी ट्रू होल्ड होती है, ये कंडीशन भी कैसी है, ट्रू है। ठीक है, तो यही कंडीशन हम सेटिस्फाई करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे इसका देखोगे, कोई भी ले लो, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये आ जाएगा 4 और 12 के बीच में, तो 16 इसके बीच में लाई नहीं करता। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। इस केस में ये फुलफिल कर जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे 1 1 ले लिया, या 1 2 ले लेते हैं, चलो 1 2 लेते हैं, 1 2 का सब्ट्रैक्शन इज 1 और 1 2 का एडिशन इज स्टिल 1, जो है देखो इसके इक्वल है, 1 जो है इसके इक्वल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 रिजल्टेंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? जो समझ में आया लिख लो अभी तक। आगे लिखे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, देखो सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है वैसे,
ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन उल्टी कर दो और जोड़ दो। ठीक है, देखिए चलो कोई भी लॉ लेते, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ले लिया, इसमें ए वेक्टर था और यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे बी वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था, ए प्लस बी, और ये डायगोनल दे रहा था इस तरीके से। अब मुझे निकालना है मान लो a माइनस बी, तो मैं क्या करूं, b की डायरेक्शन उल्टी करो, b की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो ये क्या आ गया, माइनस बी। अब जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, r इज इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी। बाकी और कोई चेंज नहीं है, बाकी और भी कोई चेंज नहीं है। अगर मान लो मेरे को b माइनस ए निकालना होता तो मैं क्या करता, हाँ ऐसे ही एक कर लेते हैं, देखो ऐसे, ये जैसे मान लो a था, ये b था, मेरे को क्या निकालना है, b माइनस ए, तो मैंने इसको क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गया। पहले जो रिजल्टेंट था इधर था, अब किधर आ जाएगा, इधर। तो दिस इज r इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस कंप्लीट्स योर वेक्टर सब्ट्रैक्शन एज वेल। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए वेक्टर a makes an angle of 20 degree, a vector a makes an angle of 20 degree and b makes an angle of 110 degree, 110 degree with the x-axis, with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. Find the resultant. बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। मैंने तेरे से क्या पूछा, रिजल्टेंट। अगर मैंने तेरे से रिजल्टेंट पूछा है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली। इसमें मैं, ठीक है, अगर मैंने पूछा है तेरे से रिजल्टेंट तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताऊं। अगर मेरा क्वेश्चन होता कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं, तो उस टाइम तेरा 5 आंसर सही है, अदरवाइज तेरा 5 आंसर क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो देखो जिसका नहीं हुआ वो समझ ले। बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो 20 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, और एक है 110 डिग्री पे, कुछ ऐसा। मान लीजिए ये वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है, और ये वेक्टर 4 है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, सॉरी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहां पे होगा, इन दोनों के कहीं बीच में या मतलब कि किसी तरफ अलाइंड होगा। ठीक है, अब देखो इसे एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन से सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें। ठीक है, वो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कितना, cos थीटा। अब cos थीटा कितना है इनमें, देखो यहां से एक्स एक्सिस से ये 110 है, ये 20 है, दोनों को माइनस करो तो कितना आया दोनों के बीच में, 90। तो बेसिकली 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आ गया 0, तो ये वाला फैक्टर तो 0 ही हो गया। तो ये बना 9 + 16 का अंडर रूट मतलब 5, आर आ गया 5, आर कितना आ गया, 5। लेकिन मैंने क्या पूछा था, रिजल्टेंट, तो इसकी डायरेक्शन होना भी जरूरी है, तो डायरेक्शन निकालें। tan बीटा मान लेते हैं, रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे है मान लेते हैं, और ये है बीटा, मान लेते हैं रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे है, और ये क्या है, बीटा। रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा ना, तभी मैंने इधर नहीं बनाया, कहीं और नहीं बनाया, मैंने हमेशा क्या बनाया, बीच में बनाया। बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक, तो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin 90 अपॉन में cos 90, और मैं किसके साथ ले रहा हूं, a के साथ, तो a का 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यही है। ये कितना है, 0, ये तो हो गया 0। दिस इज sin 90 इज 1, तो बीटा tan बीटा कितना आ गया,
4/3। तो बीटा कितना है, tan इनवर्स 4/3, कितना आ गया 53। इसका मतलब ये हो गया, ये कितना आया 53 और ये बच गया कितना 37। ऑब्जर्व करें कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, ये जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्टेड है। देख, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट उसकी तरफ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जब जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा है, इसकी तरफ। समझ में आया ये चीज? और छोटी सी ऑब्जर्वेशन है लेकिन तुम्हारे लिए इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ये निकला है। तो जब भी रिजल्टेंट पूछे तो तुम्हें क्या बताना है, डायरेक्शन साथ में।